हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, चाहे आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी जो है ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, यही पूछा है। तो क्या अपवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या शून्य हो जाता है? तो जल्दी से सबको ये आंसर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिंड का भार पूछ रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट की जो डोरी होती है वो टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है ना। तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित जो पिंड का भार होगा वो क्या होगा? तो सबको ये आंसर दो। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा शून्य, यानी शून्य हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? यानी गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, यानी अगर आप पदार्थों को गर्म करोगे तो आयतन जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक में क्या फ़र्क आएगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या वो घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? तो सबको ये आंसर दो। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बढ़ जाता है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गतिज ऊर्जा की विमा है। तो गतिज ऊर्जा की विमा के बारे में पूछा है, यानी आप लोग बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पूछा गया है, बताओ क्या होगा? एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 होगा, या एम एल का पावर -2 टी का पावर 2 ये होगा, या एम एल का पावर -1 टी का पावर 2 होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताओ, सब किसी को बताना है, जल्दी बताओ। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, है ना। तो ये जो है डायमेंशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इसी बेस पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो सब किसी को बताना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। सब किसी को बताना है, जल्दी बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, इसका जो फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, m क्या होता है? मेरा मास होता है, और v क्या होता है? मेरा वेलोसिटी होता है। और अच्छा, यहाँ से गतिज ऊर्जा का विमा पूछा गया है, मतलब डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। तो अब यहाँ से हम लोग डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का भी जान लेते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा का विमा भी जान लेते हैं हम लोग, क्या होगा? ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका भी गाइज यही होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, या गतिज ऊर्जा का विमा पूछे या स्थितिज ऊर्जा का विमा पूछे, दोनों सिचुएशन में जो है आपका आंसर यही होगा। क्या होगा? एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सब किसी को मालूम होगा आई थिंक, m गुने g गुने h। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 + R2 बराबर 10 ओम तथा R1 × R2 बराबर 9 ओम, तो R1 और R2 का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मालूम है कि मेरा R1 + R2 ये बराबर है किसके? 10 ओम के। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन आप लोग बोल सकते हो कि मेरे को पहला इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में। अगर मुझे यहाँ से सेकंड इक्वेशन मिल जाता है तो मैं फिर दोनों समीकरणों को सॉल्व करके R1 और R2 का वैल्यू नहीं निकाल लूँगा, ज़रूर निकाल लूँगा।
तो देखो एक फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है तो आइए देख लेते हैं। तो आप लोग याद रखना R1 माइनस R2 निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है क्या, ये बराबर होता है अंडर रूट फिर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस 4R1 इंटू R2। इतने को सॉल्व कर दोगे आपका R1 माइनस R2 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करना है इसको। देखो R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है और ये माइनस हो जाएगा, ये फिर 4R1 इंटू R2। देखो फिर से मैं बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला है R1 माइनस R2 निकालना हो, कैसे निकलेगा जी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2। चलो अब निकाल के दिखाई देता हूँ मैं। तो आपको मालूम है यहाँ पर R1 प्लस R2 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 10 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा 100 आ जाएगा और फिर मैं माइनस कर दूंगा और 4 और R1 इंटू R2 कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो गुने 9 कर दूंगा। अब बताओ 100 में से मैं 36 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा, यानी अंडर रूट 64। तो अब रूट से बाहर निकल के आऊँगा तो ये 8 नहीं हो जाएगा। आ गया समझ में। तो R1 माइनस R2 कितना आ गया, 8 आ गया और R1 प्लस R2 कितना दिया है, 10 ओम दिया है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, अब तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। अब जब दोनों को आप लोग सॉल्व करोगे, ओके, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 9 ओम और 1 ओम, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए पिंड को प्रक्षेपित हो करना चाहिए, यानी अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए पिंड को प्रक्षेपित करना चाहिए, कितने डिग्री पर करना चाहिए यही पूछा है। तो बताओ 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 75 डिग्री पर या 90 डिग्री पर, जल्दी से बताओ, सब किसी को बताना है। अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए पिंड को प्रक्षेपित करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर वेरी गुड ऑप्शन ए होगा, यानी 45 डिग्री पर, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित कार्य करती है, संधारित कार्य करती है किस परिपथ में कार्य करती है, तो एसी परिपथ में, डीसी परिपथ में, या दोनों प्रकार के परिपथ में, या किसी में नहीं। तो जल्दी से सबको ये आंसर दो। संधारित कार्य करती है किस परिपथ में कार्य करती है, तो एसी परिपथ में या डीसी परिपथ में या दोनों प्रकार के परिपथ में या किसी में नहीं। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी दोनों प्रकार के परिपथ में जो है संधारित कार्य करती है। फाइन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बराबर एम सी स्क्वायर किसका सिद्धांत है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताओ किसका सिद्धांत है, न्यूटन, आइंस्टीन, भाभा या इनमें से कोई नहीं, सब किसी को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर भी होगा, यानी आइंस्टीन, है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस परमाणु बम आधारित है, तो किस सिद्धांत पर जो है परमाणु बम कार्य करता है यही पूछ लिया गया है। तो न्यूक्लियर संलयन पर, या न्यूक्लियस विखंडन पर, या सापेक्षिकता के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताओ परमाणु बम जो है, एटम बम, वो किस बेसिस पे वर्क करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न या न्यूक्लियर फिजन, जल्दी बताओ। सबको तो पता है इन दोनों में से एक ही होने वाला है, तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी न्यूक्लियस विखंडन पर, ठीक है, जो परमाणु बम है वो कार्य करता है ना। और यहाँ से जब परमाणु बम के बारे में पूछ लिया गया तो हाइड्रोजन बम के भी बारे में तो पूछ सकता था ना। तो बताओ हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सब किसी को बताना है, सबको ही बताओ, कमेंट बॉक्स में सबको ही बताओ हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी बताओ हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी गुड,
तो हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर कार्य करता है? न्यूक्लियर संलयन पर, यानी न्यूक्लियस संलयन पर, है ना। तो न्यूक्लियर संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम वर्क करता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि दो सेल जिसमें से प्रत्येक 2 वोल्ट तथा 1 ओम के हैं तथा वे श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल विद्युत वाहक बल का मान होगा, क्या होगा यही बताना है हमको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। यदि 2 सेल जिनमें से प्रत्येक 2 वोल्ट तथा 1 ओम के हैं तथा वे श्रेणी क्रम में हैं तो कुल विद्युत वाहक बल का मान होगा, क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, यानी कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये किसके बराबर होता है गाइज? ये होता है एन और ई। तो एन मेरा क्या है? एन मेरा है नंबर ऑफ सेल्स। तो बताओ आप, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 2 सेल्स का बात हुआ है तो 2 हो गया मेरा, यानी इस तरह याद रखो, एन ई विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है। तो सेल्स कितना है मेरा? 2 सेल्स है तो मैं 2 लिख दूंगा। और ई मेरा क्या है? वोल्ट है। ठीक है, ई मेरा क्या है? वोल्ट है। तो जिनमें से प्रत्येक जो है 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट कर दूंगा। तो यहाँ से जो है मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 गुने 2 वोल्ट तो 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जो है वो मेरा विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, देन आप इजली कर सकते हो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके द्रव्यमान के बराबर होता है बताओ, जल्दी बताओ सब कोई। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो क्या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, या पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, या फोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा? जल्दी बताओ। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो, कुछ भी नहीं है, सब न्यूमेरिकल्स भी पूछता है तो बहुत ईजी पूछता है। ठीक है, तो घबराने का कोई बात नहीं है, बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए, देन आप कोई भी सवाल जो है कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, उसका वेग कितना होगा अगर गतिज ऊर्जा जो है 4 जूल है। तो अब बताओ, गतिज ऊर्जा का भी मैं फॉर्मूला बताया आप लोगों को, क्या बताया था मैं, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं क्या बताया था? हाफ mv² बताया था। ठीक है, हाफ mv²। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, हाफ mv² में बताया था काइनेटिक एनर्जी का, तो अब मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो दिया हुआ है 4 जूल। ठीक है, यानी 4 बराबर हो जाएगा हाफ, और मेरा मास जो है वो 2 kg है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या लिया है? वेलोसिटी पूछा है, तो गुने में v² कर देंगे ना। तो अब बताओ, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो v² बराबर 4 आ गया, है ना। अब दोनों तरफ देखो, यहाँ से b² बराबर 4 आ गया, अब दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ाओ तो v बराबर जो है वो मेरा 2 नहीं आ जाएगा। v बराबर यानी वेलोसिटी जो है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के संचरण में निम्नलिखित का संचरण होता है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? ध्वनि तरंग के संचरण में निम्नलिखित का संचरण होता है, किसका संचरण होता है? द्रव्यमान का, या माध्यम के कण का, या आयाम का, या ऊर्जा का? तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी ऊर्जा का जो है संचरण होता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब ताप बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है, ताप कम किया जाता है, या दाब कम किया जाता है। तो गैस चालकता जो है वो कब प्रदर्शित की जाती है, यही बताना है हमको। तो जल्दी से सबको ही आंसर दो इसका। ताप बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है, या ताप कम किया जाता है, या दाब कम किया जाता है?
सबको ही राइट आंसर दो। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी दाब कम किया जाता है। ठीक है, यानी गैस चालकता तभी प्रदर्शित होती है जब हम लोग दाब को कम कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चंस मैं पहले भी एक दो वीडियो बनाया हूँ न्यूमेरिकल्स का, तो उस वीडियो में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो जल्दी बताओ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है जो क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है, यानी पावर पूछ रहा है। तो यहाँ से सबको पता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। तो यहाँ से मैं फोकस दूरी जो है -25 सेंटीमीटर कर दूंगा ना। अब मेरा क्या पूछा है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी पावर पूछ रहा है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से अब मुझे बताओ P बराबर 1, F कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी -25 मैं कर दूंगा। अब सेंटीमीटर है तो मुझे इसको मीटर में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है डायोप्टर में है, तो गुना में ऊपर 100 कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो P बराबर जो है मेरा कितना आ जाएगा -4 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ से जो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगा। अच्छा, मैंने अवतल लेंस का बता दिया ना, चलो अवतल लेंस का ही जान लो आप लोग। यानी इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण नहीं लेंस मान लो दिया है, तब क्या होगा। तो अब आपको पता है पावर निकालना है, क्षमता निकालना है, तो पावर बाई 1/f होता है। फिर से समझा देता हूँ। तो 1, अब मेरा 1/f जो है मेरा फोकस दूरी है, तो वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो मुझे पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो -25 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में से अब मीटर में मैं चेंज कर दूंगा, तो गुना 100 कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, यानी पावर बराबर -4 नहीं आ जाएगा, -4 डायोप्टर। ठीक है, ये कब होगा, जब अवतल लेंस की बात हुई हो, तब जो है आंसर जो है आपका, देखो जब अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई हो, यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी क्षमता पूछे, तो आपका जो पावर है वो हमेशा -4 डायोप्टर आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयन के कारण कोई रासायनिक पदार्थ अम्ल कहलाता है? किस आयन के कारण जो है कोई भी रासायनिक पदार्थ जो है वो अम्ल कहलाता है? तो क्या होगा, H+ होगा, OH होगा, या Cl होगा, या NO2 होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा H+ होगा, यानी H+ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो H+ आयन के कारण जो है रासायनिक पदार्थ अम्ल कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है, किससे जुड़ी है? इलेक्ट्रॉन के क्षय से, न्यूक्लियस के संलयन से, न्यूक्लियस के क्षय से, या इनमें से कोई नहीं? सब किसी को आंसर देना है, जल्दी दो। रेडियो सक्रियता जो है किस चीज़ से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है किससे? वेरी गुड, सबको ही बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूक्लियस के क्षय से, है ना। जो रेडियो सक्रियता है उसकी घटना जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो सबको ही बताओ, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? सबको ही कमेंट बॉक्स में बताओ, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हेनरी बैक्वेरेल, है ना। बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना 1896 में। ठीक है, और एक और है, रेडियम की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ, ये भी बताओ, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? वेरी गुड, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोग नोट कर लेना।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताओ। आप देखो, आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये, मोस्टली लोग ये जानते होंगे कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है क्या है, बताओ। सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो फास्टली आंसर दो सब कोई। वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा गाइज? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी इसका केमिकल फार्मूला भी पूछ लेता है, यानी रासायनिक फार्मूला भी पूछ लेता है, तो क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा का? तो ये होता है, हमेशा याद रखना, Na2CO3 होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो गया और केमिकल फार्मूला हो गया Na2CO3। ओके, अब जान लेते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। और अगर मैं पूछूं अब कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो होता है NaHCO3। आप लोग जो है नोट कर लेना, दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेराग्राम निम्न में से किसके बराबर होता है? तो जल्दी से बताओ, 1 टेराग्राम जो है वो किसके बराबर होता है? तो 10 का पावर 6 किलोग्राम, या 10 का पावर 8 किलोग्राम, या 10 का पावर 9 किलोग्राम, या 10 का पावर 2 किलोग्राम? जल्दी से बताओ। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा 10 का पावर 9 किलोग्राम के बराबर जो है वो 1 टेराग्राम होता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का रक्त लाल, सॉरी वो तो लाल तो होता ही है। मनुष्य का रक्त होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी बताओ। मनुष्य का रक्त जो है होता है कैसा होता है? सब किसी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी मनुष्य का रक्त जो है वो क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जल्दी बताओ, सब किसी को बताना है। मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू जो है वो कितना होता है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ, 7.8 या 7.4। जल्दी बताओ एक्यूरेट कौन सा है, आप लोग को कौन सा जो है ऑप्शन मिला है ज़्यादा, 7.8 या 7.4? जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच का मान। ओके, अच्छा शुद्ध जल का बताओ तो जल्दी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ, 8, 9, 7, 10। जल्दी बताओ, 8, 9, 7, 10 शुद्ध जल का पीएच मान बताना है, जल्दी बताओ। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ। तो वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा ये 7 होगा, है ना। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है लैंग क्लासेस सेल में निम्नलिखित में कौन सा नहीं रहता है? तो एक सेल होता है, लैंग क्लासेस सेल होता है, तो वही पूछा है कि इनमें से जो है वो कौन सा नहीं रहता है। तो क्या जस्ते का छड़ नहीं रहता है, कार्बन का छड़ नहीं रहता है, या नौसादर नहीं रहता है, या तांबे का छड़ नहीं रहता है? तो जल्दी से बताओ, इस सेल में किस चीज़ की कमी होती है, मतलब कौन सा चीज़ जो है वो नहीं रहता है, यही बताना है हम लोगों को। तो सबको ही बताएगा, लैंग क्लासेस सेल में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा तांबे की छड़, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तांबे की छड़ जो है इस लैंग क्लासेस सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।